प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम 10 रूपक के द्वितीय प्रकाश के उत्तरार्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने रूपक में प्रयुक्त होने वाली नायक की वृत्तियों के बारे में पढ़ा पिछले लेसन में, और उसमें बताया कि नायक की 4 प्रकार की वृत्तियां होती है: सात्वती, केशिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती वृत्ति। उसमें से 2 का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अब हम तीसरी जो वृत्ति है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो तीसरी वृत्ति कही गई है वह आर्भटी है। एभि अंगै चतुर्धेयं सात्वती आर्भटी पुनः मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोधोद्भ्रांतादिचेष्टितैः संक्षिप्तिका स्यात् संफेटो वस्तु उत्थान अवपातने। कि सात्वती वृत्ति द्वारा प्रयुक्त अंगों से 4 प्रकार की होती है। सात्वती वृत्ति के उन हम चारों अंगों को पुनः पढ़ चुके हैं। अब आर्भटी वृत्ति जो है वो माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रांत आदि चेष्टाओं से युक्त होती है। अर्थात आर्भटी वृत्ति में माया, इंद्रजाल, संग्राम, युद्ध आदि के दृश्य, क्रोध, उद्भ्रांति आदि चेष्टाओं का वर्णन किया जाता है। इन चेष्टाओं से जो निहित वृत्ति होती है वह आर्भटी वृत्ति कहलाती है। और संक्षिप्तिका, संफेट, वस्तुत्थान और अवपातन ये इसके 4 अंग कहे गए हैं। अर्थात आर्भटी वृत्ति जो है माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रांति आदि चेष्टाओं से युक्त होने के साथ ही 4 प्रकार की कही गई है: संक्षिप्तिका, संफेट, वस्तुत्थान और अवपातन। ये इसके 4 प्रकार हैं। यहाँ माया से तात्पर्य है मंत्र शक्ति से अविद्यमान वस्तु का प्रदर्शन करना, और यही कार्य तंत्र शक्ति से संपादित किए जाने पर इंद्रजाल कहलाने लगता है। वह वृत्ति जिसमें उद्धत पुरुषों के गुणों का अधिक समावेश हो और जो उनके विविध संभाषण, शब्दों, कपट वंचनाओं, दंभ, असत्य व्यवहार से युक्त हो, जिसमें अनेक प्रकार के नीचे गिरने, कूदने की क्रिया हो, माया तथा इंद्रजाल हो, ऐसे प्रकार के कार्य हो, अनेक प्रकार के युद्धों का अभिनय प्रस्तुत किया जाए, उसे आर्भटी वृत्ति कहा जाता है। यह वृत्ति केशिकी और सात्वती वृत्ति से प्रतिकूलता रखती है। आर्भट अर्थात उत्साह संपन्न वीर योद्धाओं के गुण जिस वृद्धि में हो वह आर्भटी वृत्ति कहलाती है, जैसा कि इसके नामकरण से भी स्पष्ट है। और आर पद का अर्थ कशा या चाबुक होता है। जहाँ ऐसे योद्धा या भटों को जो चाबुक के समान प्रमुखता रखते हों वहाँ आर्भटी होती है। यह वृत्ति कायिक, मानसिक और वाचिक व्यापारों तथा अभिनय से युक्त रहने से नाट्य के लिए परम उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें अभिनयगत सभी विधानों का समायोजन किया जाता है। अब इसके विभिन्न जो 4 प्रकार हैं उनके अंगों का लक्षण बताते हुए कहा है कि प्रथम अंग जो है उसमें कहा है संक्षिप्त वस्तु रचना, संक्षिप्ति ही शिल्प योग्यतः पूर्व नेत्री निवृत्त्यात् अन्य नेत्रंतर परिग्रह। जो पहला अंग है संक्षिप्ति, उसमें संक्षिप्ति वस्तु रचना, संक्षिप्ति के अंतर्गत जो विषय वस्तु की रचना को शिल्प योग्यतः शिल्प के प्रयोग से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात प्रथम नायक के पूर्व नेत्री निवृत्त्यान्, प्रथम नायक के निवृत्त अर्थात चले जाने पर जब नेत्रंतर परिग्रह दूसरे नायक का आ जाना जहाँ दिखाया जाता है वहाँ संक्षिप्ति नामक आर्भटी वृत्ति कही गई है। अर्थात एक ही नायक के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जाना संक्षिप्ति का भेद माना जाता है। तो यह संक्षिप्ति नामक आर्भटी वृत्ति कही गई है। दूसरा भेद है संफेट। संफेटः तु समाघातः क्रुद्ध संरब्धयोर्द्वयोः। संफेट
नामक आर्भटी वृत्ति जो दूसरा अंग है, इसका लक्षण बताते हुए कहा है कि क्रुद्ध संरब्धयोर, क्रोध और उत्तेजना से युक्त दो व्यक्तियों का परस्पर एक दूसरे पर संफेट समाघात है। समाघात, एक दूसरे पर प्रहार करना जो है वो संफेट कहा जाता है कि क्रोधित होकर के अथवा उत्तेजित होकर के जब दो नायक आपस में एक दूसरे के या दो व्यक्ति एक दूसरे पर प्रहार करते हैं तो वहाँ संफेट नामक आर्भटी वृत्ति कही जाती है। तीसरा अंग है वस्तुत्थापन। माया उत्थापितम वस्तुत्थापन मिष्यते। जहाँ माया अर्थात इंद्रजाल आदि के द्वारा किसी वस्तु उत्थापन, किसी वस्तु को प्रकट कर दिया जाता है तो वहाँ पर वस्तुत्थापन नामक आर्भटी वृत्ति कही गई है। अर्थात यहाँ पर जो है माया इंद्रजाल आदि के द्वारा किसी भी वस्तु को अचानक प्रकट कर दिया जाता है, वहाँ वस्तुत्थापन नामक अंग कहलाता है। और चौथा भाग है इसका अवपातः। अवपातः तु निष्क्राम प्रवेश त्रास विद्रवैः। अवपात नामक आर्भटी वृत्ति का जो चौथा अंग है, वहाँ पात्रादि के निष्क्राम प्रवेश करने से लेकर के निष्प्रवेश और चले जाने तक अन्य पात्रों में जो त्रास, एक भय, दुख की अवस्था व्याप्त हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, वह अवपात है, वह अवपात कहा गया है। अर्थात पात्रादि के रंगमंच पर प्रवेश करने से या रंगमंच से बाहर चले जाने से अन्य पात्रों में जो भय उत्पन्न हो जाता है और जो भगदड़ मचती है, वह अवपात नामक भेद कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आर्भटी के चारों भेदों का यहाँ पर वर्णन किया। अब उपसंहरति, उपसंहार के रूप में वृत्तियों का उपसंहार करते हुए कहा है, एभि अंगै चतुर्धेयम नार्थ वृत्ति रतः परा चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटक लक्षणे केशिकीं सात्वतीं च अर्थवृत्तिं आर्भटीं इति पठन्तः पंचमीं वृत्तिं ओद्भटाः प्रतिजानते। कि एभि इन अंगों के सहित यह चतुर्धेयम जो वृत्तियां हैं वह स्वीकार की गई है और न अर्थवृत्ति रतः परा, इसके अतिरिक्त कोई परा मन दूसरी वृत्ति स्वीकार यहाँ धनंजय के द्वारा नहीं की गई है। केशिकी, सात्वती और आर्भटी वृत्तियों के अतिरिक्त अन्य अर्थवृत्ति यहाँ पर नहीं होती है। और चतुर्थी भारती सापी, हमने तीन वृत्तियों का यहाँ वर्णन पढ़ चुके हैं। जो चौथी वृत्ति है वो भारती वृत्ति है, जिसका वर्णन जो है वाच्या नाटक लक्षणे, हम जब नाटक नामक रूपक के प्रथम अंग नाटक का वर्णन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भारतीय वृत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन जो है वो वहाँ पढ़ेंगे, जिसका वर्णन नाटक के लक्षण वर्णन के अवसर पर किया जाएगा। और पठन्तः पंचमी वृत्ति, और जो उद्भट संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा पांचवी वृत्ति जो स्वीकार की गई है वह न प्रति जानते, उसको धनंजय के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। अर्थात आचार्य धनंजय के मत में केवल चार ही वृत्तियां हैं, केशिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती। यहाँ तीन वृत्तियों के विभिन्न समस्त अंगों का वर्णन कर दिया गया है और चौथी वृत्ति का वर्णन नाटक का जहाँ लक्षण दिखाया जाएगा वहाँ विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। अब आचार्य धनंजय यहाँ पर कहते हैं कि उद्भट आदि साहित्यकारों के मत में एक पांचवी वृत्ति अर्थवृत्ति और है, परंतु वे आचार्य धनंजय इसको स्वीकार नहीं करते हैं और वे कहते हैं कि जो पांचवी वृत्ति भी स्वीकार करते हैं उसको अनुपयुक्त होने के कारण हम अस्वीकृत करते हैं। तो भरत मुनि ने आर्भटी, भारती, सात्वती और केशिकी चार वृत्तियों का प्रतिपादन किया और उद्भट ने इन केशिकी और सात्वती वृत्तियों को अस्वीकार करते हुए उनके स्थान पर एक फल समृद्धि वृत्ति को माना है। इस प्रकार वे वृत्तियों की संख्या केवल 3 ही स्वीकार करते हैं। यहाँ आचार्य धनंजय के अनुसार उद्भट का मत समीचीन नहीं है,
केशी की वृत्ति को सात्वती वृत्ति के अंतर्गत माना जा सकता है, तथापि एक इसको भिन्न वृत्ति इस आधार पर माना गया है कि संगीत स्वरों और मुखानुभावों से यह अत्यंत मुग्धकारी होती है। तो नाट्य के प्रदर्शन के संबंध में जो धनंजय का मत है उसको अधिक स्वीकार करते हुए यहाँ दश रूपककार ने इन 4 ही वृत्तियों को स्वीकार किया है। आज हम इन्हीं वृत्तियों के साथ अपना यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में हम उत्तरार्ध के अन्य अंश को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।